हेलो स्टूडेंट्स। तो हम जो है अपना स्वस्थ भारत का पेपर सेकंड यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा आप सबको पता ही है ना, जो पेपर फर्स्ट है वो हमारी मैम एक प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट कर रही हैं। तो यहाँ पे जो है हम पेपर सेकंड स्वस्थ भारत का उसका सिलेबस स्टार्ट करेंगे, है ना। तो मैं एक बार आपको गो थ्रू बता देता हूँ कि हम आज कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं ना। पेपर 2 आज हम स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेगा वो है जनपदोध्वंस, है ना, या फिर मारक व्याधि, है ना। जनपदोध्वंस या मारक व्याधि। तो इसमें हम कौन से कोज ऑफ जनपदोध्वंस के क्या कारण होते हैं, मैनिफेस्टेशन, कंट्रोल मेजर, जनपदोध्वंस, उसके प्रिंसिपल, और उसके साथ साथ में थोड़ा सा मॉडर्न एस्पेक्ट एपिडेमियोलॉजी, है ना, इसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। उसका डायनेमिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ेस, है ना, इसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सब टॉपिक हैं जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ये जो टॉपिक है आपका पर्टिकुलर अप्रोक्स 2 से 3, 2 तो नहीं 3 से 4 लेक्चर में ये जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बाकी जो आगे आने वाले छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको हम 1 2 3 जैसे जैसे नीड होगी पर लेक्चर वैसे कंप्लीट करते रहेंगे, है ना। तो चलिए हम अब नोट्स की तरफ चलते हैं। नोट्स जो मैं आपको यहाँ पर दूंगा वो डिजिटल नोट्स होंगे। हैंड रिटन नोट से ही कन्वर्ट करके डिजिटल नोट्स बनाए गए हैं, मेरे ही द्वारा बनाए गए हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। ये सब हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे खुद की। तो एक बार जी, तो ये देखिए जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है जनपदोध्वंस, है ना। आप क्लियर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले जनपदोध्वंस की हमको डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, है ना। किसी भी एक टर्म की सबसे पहले उसकी परिभाषा या डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको क्लियर लिखा हुआ दिख रहा होगा। जनपद का अर्थ होता है स्थान विशेष, है ना। कोई भी एक रीजन, विलेज हो सकता है, सिटी हो सकती है, ये पूरे का पूरे स्टेट हो सकता है ना। नगर, राज्य अथवा देश, पूरी कंट्री भी हो सकती है। ध्वंस का अर्थ क्या होता है? विनाश होना। तो यहाँ से आपको 2 वर्ड पता चले। जनपद मतलब, जनपद और ध्वंस 2 वर्ड से मिलकर बना है, जनपद और ध्वंस। जनपद मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन, ध्वंस मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना किसी भी वजह से, है ना। अर्थात एक साथ किसी नगर, राज्य या देश का विनाश, उसके अंदर भी बड़ी जनसंख्या का विनाश, जो देश के अंदर या फिर राज्य के अंदर रहने वाली जनसंख्या है उसका विनाश हो जाना जनपदो ध्वंस कहलाता है ना। जनपदो ध्वंस के कारण क्या होते हैं? जनपदो ध्वंस के जो मेन आपको कारण है वो यहाँ पर देखने हैं। प्रकृति आदि की भिन्नता होने पर भी जो अन्य कारण सब मनुष्यों में समान रूप से रहते हैं। बहुत सारे देश में या फिर राज्य में रहने वाली, बहुत सारे एक राज्य या देश में रहने वाले लोगों की प्रकृति सेम होती है ना, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो उन लोगों में उनको अफेक्ट करते हैं ना। अलग अलग प्रकृति होने के बाद भी, एक देश में रहने वाले अलग अलग लोगों की प्रकृति भिन्न भिन्न होने पर भी कोई एक पर्टिकुलर सेम रीज़न ऐसा होता है जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो वो पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रकृति आदि की भिन्न होने पर भी, आदि मतलब प्रकृति के अलावा किसी की शरीर का बल अलग होगा, किसी की एज अलग होगी, कोई अलग एज ग्रुप का होगा, है ना। उसके बावजूद भी जो अन्य कारण जो समान रूप से हैं, मान लीजिए मैं और आप अलग अलग प्रकृति वाले लेकिन सेम क्लाइमेट में रहते हैं, तो हमारे लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सेम है। उनमें विकार आने से एक ही समय में एक ही लक्षणों वाले रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अलग अलग प्रकृति होने पर भी इन्वायरमेंटल या फिर एटियोलॉजिकल कंडीशन ऐसी सेम आ जाती है कि सेम डिजीज़ क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से पूरा जनपद जो है, पूरा जो स्टेट है या कंट्री है, पूरा एक रीजन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जनपदों के निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे वहाँ की वायु, जल, देश और काल, ठीक है। अब इन चारों के विकृत होने के लक्षण आपको याद करने हैं ना। ये बहुत थोड़ा सा ऐसा लग सकता है आपको डिटेल में, कुछ पॉइंट आपको जो याद रह जाएँ वो करने हैं, ठीक है। आप सब करके जाएंगे तो एग्ज़ाम में कुछ याद रहेंगे, है ना। कुछ याद करके जाओगे तो कुछ ही याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले दूषित वायु के लक्षण। दूषित वायु के लक्षण मतलब जो ऋतु के विपरीत हो। मान लीजिए गर्म ही चल रही है, आपके समर है लेकिन उसमें ठंडी हवा चलने लगी, ठंड चल रही है उसमें गर्म हवा चलने लगी, मतलब ऋतु के अपोजिट, विपरीत। सर्वथा गति रहित, हमेशा चल रही है। बहुत वेग वाला, बहुत तेज़ चल रही है। अति शीत, बहुत ज़्यादा ठंडी। अति उष्ण, बहुत ज़्यादा गर्म। अति रूक्ष, बहुत ज़्यादा ड्राई, जैसे आजकल विंटर में आप लोग देख रहे हैं। विंटर में जो एयर है वो हमारी जो स्किन है उसको ड्राई कर देती है, तो वो रूक्ष है। दोष धातु मल स्रोतों में अति क्लिन्नता उत्पन्न करने वाली, उनको दूषित करने वाली।
बहुत भीषण शब्द करने वाली, शोर करने वाली, हानिकारक दुर्गंध वाली, वाष्प, बालू, धूल आदि से, धुएं से व्याप्त जो वायु है वो दूषित कहलाएगी। ये लक्षण है दूषित वायु के। उसके बाद में दूषित जल के लक्षण, एक एक लक्षण देख रहे हैं यहाँ से हम, है ना। सबसे पहले हमने वायु देख लिया, अब जल, उसके बाद देश और काल देखेंगे। तो दूषित जल के लक्षण में हम क्या देखेंगे? जिस पानी का गंध, रस, वर्ण और स्पर्श बहुत अधिक विकृत हो गया हो, ख़त्म हो गया हो, बेकार हो गया हो, जिसमें क्लेद यानी कि जो बदबू आती हो, है ना। जिस पानी को जलचारी पक्षी छोड़कर चले गए हों, यानी कि जो जानवर, जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं वो उस पानी को ना पिएं, उसे छोड़कर चले गए हों। जिस पानी की मछलियाँ स्वयं मर गई हों, टॉक्सिसिटी होगी वाटर के अंदर, तभी मछलियाँ मरी होंगी, तो उसको आप पिएंगे तो आपके अंदर टॉक्सिसिटी आएगी। और जिस जलाशय का जल सूख गया हो, सूखे जल से क्या ही पानी पिएंगे। विकृत देश का जल, विकृत देश के लक्षण, है ना। जिस स्थान का वर्ण, गंध, रस, स्पर्श विकृत हो गया हो, वर्ण मतलब कलर, गंध, रस, स्पर्श, ये सब विकृत, गंदा हो गया हो। क्लेद बहुत ज़्यादा हो, जिस स्थान पर सर्प, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हों, मक्खियाँ, चूहे, उल्लू, चील, गीदड़, कोई भी जानवर का जो आपको नाम याद हो वो लिख सकते हो। जहाँ पर तृण, घास बहुत ज़्यादा हो, घास होगी तो बहुत ज़्यादा सर्प, कीट, ये सब मिल लेंगे वहाँ पे आपको। जहाँ अनाज के खेत सूख गए हों, खेत सूखे हैं, कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ हो रहा होगा। जहाँ की वायु गंदी हो गई हो, जहाँ पर पक्षी बहुत ज़्यादा शोर करते हों, जहाँ पर आपको नेचर में रहने के अपोजिट बिल्कुल फील आ रही हो, है ना, कि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तालाबों का पानी, तालाब का जो पानी है वो बिना वायु के भी तरंगित हो रहा हो, तरंगित मतलब उछल कूद कर रहा हो, है ना, किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से, तो वहाँ भी नहीं जाना चाहिए। जहाँ पर उल्कापात, उल्कापिंड है तो एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड वगैरह होते हैं ना, वो गिरते हैं ना, बिजली आदि का गिरना, जहाँ पे बिजली गिरने का डर हो, भूकंप आते हों, लाल काले बादलों से वो स्थान ढका रहता हो, ऐसे देश में, देश मतलब जगह, ऐसी जगह पे आपको नहीं जाना चाहिए, है ना। वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर चांस होते हैं कि जनपदोध्वंस होगा। पूरे गाँव पे बिजली गिर गई, पूरा गाँव खत्म हो गया, है ना। पूरे गाँव पे कुछ ना कुछ और आपदा आ गई, वो खत्म हो गया। विकृत काल का लक्षण सिंपल है, विविध ऋतुओं का अपने लक्षणों के विपरीत होना, कम होना अथवा अधिक होना। आपने पढ़ी है ना, जब अष्टांग हृदय आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपने टॉपिक पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, है ना, ऋतु का अति योग, मिथ्या योग, हीन योग, है ना। तो अति योग क्या है? अपने लक्षणों से ज़्यादा प्रकट होना। मिथ्या योग क्या है? अपने लक्षणों के बिल्कुल विपरीत प्रकट होना। और हीन योग क्या है? अपने लक्षणों में बिल्कुल कम हो जाना। जैसे मान लो ग्रीष्म ऋतु, समर चल रही है, तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है वहाँ पर, तो वो क्या है? अति योग। बिल्कुल गर्मी नहीं पड़ रही है, वो है हीन योग। और गर्मी की जगह ठंड पड़ रही है, वो है मिथ्या योग। तो उसी का यहाँ पर बता रखा है, लिखा ना, अयोग, मिथ्या योग और अति योग, ठीक है। उसके बाद में एक सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ये सीक्वेंस क्या है? इस सीक्वेंस में आपको याद रखना है कि कौन सा फैक्टर किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जैसे इसमें कह रहे हैं काल जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है एक जनपदोध्वंस को करने के लिए। उससे कम देश है ना, उससे भी कम जल है, और उससे भी कम वायु है। तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे, है ना, कि कौन सा फैक्टर सबसे मोस्ट पावरफुल है और कौन सा फैक्टर सबसे मोस्ट वीक है एक जनपदोध्वंस को करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आप देख रहे होंगे आपकी सिलेबस में आ रहा है वो है मैनिफेस्टेशन, है ना, मैनिफेस्टेशन ऑफ जनपदोध्वंस। तो वायु आदि सब में जो विगुणता उत्पन्न होती है उसका मूल कारण, आजकल तो ये एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन पहले का जो आप अगर देखेंगे तो पहले के लोग ऐसा मानते थे कि जो जितने भी पाप कर्म हो रहे हैं, यानी कि एक सेकंड, हाँ, वो लोग, उनका मानना क्या था कि जितनी भी आने वाली बीमारियां, आपदाएं या फिर जितने भी होने वाले ध्वंस है वो सब किसकी वजह से? अधर्म की वजह से। तो वही हमको यहाँ चीज़ लिखनी है, अधर्म मतलब रिलीजन से हटकर चलना, है ना। आप रिलीजन को नहीं मान रहे हैं, उल्टी सीधी पाप कर्म कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा पाप आप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चगारी कर रहे हैं, आप झगड़ा कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा होने के चांस होते हैं। वायु आदि सब में जो विगुणता, वायु आदि मतलब वायु, जल, देश और काल, इन सब में जो विगुणता यानी कि जो गंदगी उत्पन्न हो रही है, जो विकृत हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं? अधर्म की वजह से, क्योंकि आप लोग अधर्म कर रहे हो। इस अधर्म का मूल कारण असत्कर्म है। असत्कर्म मतलब गलत काम। असत्कर्म की उत्पत्ति का मूल कारण प्रज्ञा अपराध है, आपने पढ़ा होगा, है ना।
अष्टांग हृदय में। इस प्रकार से बड़ा हुआ ये अधर्म बलपूर्वक धर्म का लोप करता है, धर्म को गायब करता है। धर्म का लोप हो जाने से देवता लोग मनुष्य का साथ छोड़ देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऋतुएं विकृत हो जाती हैं। ये आपको बस एक कहानी की तरह याद रखना है, अगर टॉपिक आ गया बाय द चांस तब, ठीक है। एक कहानी है, याद कर लीजिए। शास्त्रों के द्वारा होने वाला जो जनपद है ध्वंस है वो भी अधर्म के कारण होता है। यहाँ पे शास्त्र लिखा है, ये शास्त्र नहीं है, शस्त्र है, ठीक है। शस्त्र के द्वारा मैं आपको ऐसे बताता चलूँगा, ठीक है, बीच बीच लेक्चर में। इतना आप कॉमन सेंस हर किसी के पास होता है ना कि शस्त्र नहीं शास्त्र। शस्त्र मतलब हथियार, तलवार, बंदूक, इन सब से होने वाला जो भी जो जनपद ध्वंस। किसी दो राजाओं में अगर लड़ाई होती है तो बहुत सारे आपको पता है सैनिक मारे जाते हैं, करोड़ों लाखों सैनिक मर जाते हैं, तो वो भी जनपद ध्वंस हुआ ना। किसी एक रीजन में बहुत सारी जो पूरी पॉपुलेशन है वो डेड हो गई है, तो वहाँ भी जनपद ध्वंस हुआ है। तो इस जनपद ध्वंस का कारण भी अधर्म ही है। अधर्मी मनुष्य क्या करते हैं, एक सेकंड, हाँ, अधर्मी मनुष्य जो होते हैं लोभ करते हैं, लालच करते हैं। इसी के कारण दुर्बल पुरुषों का तिरस्कार होने लगता है, और वही तिरस्कार करने के बाद जो बड़े बड़े जो ताकतवर लोग हैं, जो शक्तिशाली हैं, वो एक दूसरे पर विनाश करने लगते हैं आक्रमण करने के बाद। जिन देशों में धर्म लुप्त हो जाता है वहाँ के लोग वृद्ध, सिद्ध, ऋषि, जितने भी आप्त पुरुष हैं ना, जितने भी बड़े पुरुष हैं, जैसे सिद्ध हो गए, ऋषि मुनि हो गए, वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, है ना, उन सब का दुर्व्यवहार करने लगते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जनपद ध्वंस की कंडीशन क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका मैनिफेस्टेशन था, रीज़न था, ये आपको याद रखना। उसके बाद में कंट्रोल मेजर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कंट्रोल कैसे करेंगे पर्टिकुलर जनपद ध्वंस को? सत्य, प्राणियों में दया करना, दान, बलि, देवताओं की अर्चना, इंद्रियों का विषयों से रोकना, ये सब कंट्रोल करता है जनपद ध्वंस को। सब प्रकार से अपनी रक्षा करना, हितकारक व अविकृत जनपद अथवा स्थान में निवास करना, अच्छे स्थान में रहो। विकृत देश के जितने लक्षण बताए थे ऐसे स्थान में निवास ना करो। हरित की और आदि अन्य जो कल्याणकारी औषधियाँ हैं उनका प्रयोग करो। अगर किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ से, व्याधि से अगर जनपद ध्वंस हो रहा है तो आपको औषधि लेनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचारी जो है उनकी सेवा करनी चाहिए। सात्विक वृत्ति रखने वाले जितने भी महात्मा हैं उनकी सबकी रक्षा करनी चाहिए। और उसके अलावा धर्मशास्त्र जो है उनकी कथाओं का वर्णन करना चाहिए, है ना। देव और काल यानी कि जो देवी शक्ति है उसकी तरफ से भी और काल की तरफ से भी जिन लोगों की मृत्यु निश्चित नहीं है, जो आजकल हम लोग हैं ना, जिनकी मृत्यु निश्चित नहीं है, किसी भी एज में वो उनकी मृत्यु हो सकती है, देव की तरफ से भी और काल की तरफ से भी, कोई काल की बाउंडेशन नहीं है। उनके लिए पंचकर्म परमौषधि है। ऐसे आयुशेष मनुष्यों के लिए रसायनों का विधि पूर्वक प्रयोग, जनपद ध्वंस से पूर्व एकत्र की गई औषधियों का प्रयोग प्रशस्त है। प्रशस्त मतलब ज़रूरी है, प्रशंसनीय है ना, एडमायरेबल है। क्या वो लोग जिनकी आयु ना ही ना ही देव की वजह से और ना ही काल की वजह से निश्चित है, उन सब के लिए पंचकर्म करना चाहिए और जनपद ध्वंस से पहले जो औषधियाँ एकत्रित की गई हैं उन सब का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एंड यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। यहाँ से आपको थोड़ा सा मॉडर्न व्यू देखने लग जाएगा, है ना। यहाँ से आपका मॉडर्न स्टार्ट हो रही है हल्की सी। एपिडेमियोलॉजी, ये आपको याद रखना है वर्ड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्वेश्चन काफ़ी आते हैं यहाँ से। तो यहाँ आपको समझ में आ गया एपिडेमियोलॉजी क्या है, एपिडेमियोलॉजी का क्या मतलब है, ठीक है। जनपद ध्वंस का पहले वाले हमने पेज में क्या देखा, जनपद ध्वंस का डेफिनेशन देखी, जनपद ध्वंस का कोर्स देखा, है ना, किस वजह से होता। देश, काल, वायु, जल, इन सब के विकृत होने के लक्षण देखे, कैसे पता चलेगा कि ये विकृत है। उसके बाद इनके विकृत होने का मैनिफेस्टेशन किया, यानी कि कारण पता किया क्या है। अब है प्रिंसिपल ऑफ एपिडेमियोलॉजी। प्रिंसिपल्स एंड यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पॉपुलेशन है कोई, मान लीजिए इस रीजन में ये डॉट्स जो है कोई पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के अंदर हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं या फिर स्टेट हैं या इवेंट है ना, हेल्थ से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो सकती है, किसी को कोई डिजीज़ हो गई, या हेल्थ के किसी भी हेल्थ के व्यू में आपको बात करनी है, ठीक है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन
किस तरीके का है। मान लो हेल्थ से रिलेटेड कोई भी एक टॉपिक ले लिया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है। मान लो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में कोविड फैल गया, तो कोविड को डिस्ट्रीब्यूट किस रीजन में हुआ और कहाँ कहाँ हुआ, और उसका डिटर्मिनेंट्स, उसको डिटरमाइन कैसे करोगे। तो इस सब का पता जहाँ लगाया जाता है वो है एपिडेमियोलॉजी, स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट और इवेंट इन द स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर आप जो है हेल्थ रिलेटेड जितनी भी इवेंट्स हैं या स्टेट हैं या फिर कंडीशन है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट कर रहे हो, डिटर्मिनेशन कर रहे हो, है ना, वो है एपिडेमियोलॉजी। एप्लीकेशन क्या है एपिडेमियोलॉजी का। एपिडेमियोलॉजी का क्या है, कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। एपिडेमियोलॉजी यानी कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉपुलेशन में, स्पेसिफाइड एरिया की पॉपुलेशन में कौन सी डिजीज़ फैल रही है और किस वजह से फैल रही है, ये पता करने के बाद ही आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो एम क्या है एपिडेमियोलॉजी का, कंट्रोल ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उन सबको कंट्रोल करना, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर किसी को डाउट होता है तो जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं वो लोग भी, और जो लोग पेड कोर्स वाले हैं वो लोग भी, जो है मेरा अगर व्हाट्सअप नंबर है मेरा डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालूंगा, तो वहाँ पर आप डाउट सोल्व कर सकते हैं ना। वैसे डाउट सोल्व करने के लिए मैं एक लाइव क्लास हर संडे भी लिया करूँगा, तो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं ना। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर चलकर हम एपिडेमियोलॉजी के कंपोनेंट्स, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो 3 कंपोनेंट्स आर कॉमन टू एपिडेमियोलॉजी। किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन में, किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन में आपको एपिडेमियोलॉजी या फिर हेल्थ रिलेटेड जितनी भी स्टेट्स और इवेंट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेशन करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो कंपोनेंट्स हैं किसके, एपिडेमियोलॉजी। कौन कौन से, डिजीज़ फ्रिक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़। ठीक है, डिजीज़ फ्रिक्वेंसी मतलब थोड़ी सी डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द डिजीज़, यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन में कितनी बार वो डिजीज़ आ रही है, एक साल में, 1 महीने में, 6 महीने में कितनी बार वो डिजीज़ आती है, वो है डिजीज़ फ्रिक्वेंसी। मेजरमेंट ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ डिजीज़ या डिसेबिलिटी और डेथ एंड समराइजिंग दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रेट्स एंड रेशियोज़। इस इंफॉर्मेशन को समराइज़ किस फॉर्म में किया जाता है, रेट्स और रेशियो के फॉर्म में, है ना। जैसे प्रीवेलेंस रेट, इंसिडेंस रेट, डेथ रेट, है ना, कितनी डेथ हो रही हैं पर ईयर, कितनी डेथ हो रही हैं पर 6 मंथ, वो है डिजीज़ फ्रिक्वेंसी। इसमें क्या करते हैं हम, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ डिजीज़, डिसेबिलिटी और डेथ, और समराइजिंग दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज एंड रेट्स। ठीक है, दीज रेट्स आर एसेंशियल फॉर कंपेयरिंग डिजीज़ फ्रिक्वेंसी इन डिफरेंट पॉपुलेशन और सब ग्रुप। अलग अलग पॉपुलेशन और सब ग्रुप में डिजीज़ फ्रिक्वेंसी को कंपेयर करने के लिए ये जो रेट्स हैं और रेशियोज़ हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई एक रीजन है ए और एक कोई रीजन है बी, यहाँ पे रेट ऑफ रेशियो क्या, रेट ऑफ डेथ क्या है और यहाँ पे रेट ऑफ डेथ क्या है, इसको कंपेयर करने के बाद बता सकते हैं कि किस पॉपुलेशन में कौन से डिजीज़ की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है ना। डेथ रेट ज़्यादा होगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, सेम टाइम के लिए जो टाइम फ्रेम होगा वो सेम होगा, यानी कि जो टाइम होगा दोनों के लिए, ए और बी के लिए सेम होगा, तभी आप पता चल सकते हो। ठीक है, डेथ रेट्स या डेथ रेशियो की वजह से। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़, इट इज़ द पैटर्न ऑफ डिजीज़। इसमें क्या करते हैं आप, पैटर्न पता करते हैं इन द वेरियस सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन बाय टाइम, प्लेसेस एंड पर्सन। बाय टाइम, बाय प्लेस और बाय पर्सन आप क्या करते हैं, पैटर्न ऑफ डिजीज़, डिजीज़ का प्रकार, पैटर्न पता करते हैं किस टाइप से आती है, विच में सजेस्ट और लीड टू मेजर टू कंट्रोल और प्रिवेंट द डिजीज़, जो आपको डिजीज़ को कंट्रोल और प्रिवेंट करने में हेल्प करेगी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ का दूसरा नाम है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछता है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी क्या है, तो क्या है ये, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एपिडेमियोलॉजी विच डील्स विद द पैटर्न ऑफ डिजीज़ इन द वेरियस सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन बाय टाइम, बाय प्लेस एंड पर्सन। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में भी बात कर सकते हो, प्लेस के रेस्पेक्ट में कर सकते हो और पर्सन के रेस्पेक्ट में कर सकते हो। ठीक है, थर्ड है आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का डिटर्मिनेंट्स, तो इट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ एपिडेमियोलॉजी टू टेस्ट एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस। कोई एक पर्टिकुलर रीजन में आपको पता चलेगा कि हर 6 महीने में एक बीमारी आती है, तो अब वहाँ पे आपको पता करना है कि वहाँ पर एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस बनानी है आपको अपने माइंड से। एटियोलॉजिकल मतलब इन्वायरमेंटल हाइपोथेसिस, कि जब गर्मी पड़ती है तब ये डिजीज़ ज़्यादा आती है, जब सर्दी होती है तब ये डिजीज़ ज़्यादा आती है। तो एक एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस करोगे और उसको आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है,
किसके लिए? रिस्क फैक्टर के लिए। इसको एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी भी कहा जाता है। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर आप एनालाइज कर रहे हो किस चीज़ को? इन्वायरमेंटल कंडीशन को लेकर। मान लो इस रीजन के लिए कोई एक बाहर की तरफ इन्वायरमेंट होता है, जिस इन्वायरमेंट के सेट होने पर वो डिजीज़ आ जाती है, तो वहाँ पे आप हाइपोथेसिस बना लोगे कि भाई इस मौसम के आने पे ये डिजीज़ जो है यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी का एम्स क्या है? पीछे थोड़ी सी बात की थी हमने, क्या थी? प्रिवेंट और कंट्रोल टू डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी याद करना है, टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन। एक पर्टिकुलर ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ या डिजीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन और मैग्नीट्यूड पता करना है ना, किस एरिया में ज़्यादा होती है और कितनी ज़्यादा होती है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ होती है और मैग्नीट्यूड मतलब कितनी होती है। सेकेंड, टू आइडेंटिफाई एटियोलॉजिकल फैक्टर या रिस्क फैक्टर इन द पैथोजन ऑफ डिजीज़। किसी भी डिजीज़ का जो पैथोजन है उसके लिए एटियोलॉजिकल या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन सा फेवरेबल है, जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, और उस इन्वायरमेंट के आते ही वो जो पैथोजन है वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा बरसातों के मौसम में पानी इकट्ठा होता है, पानी इकट्ठे होने पे क्या होता है? मलेरिया, डेंगू, इस सब की कंडीशन बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो मॉस्किटो, एनाफिलीज मॉस्किटो है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, वो अंडे देती है, वहाँ से बच्चे निकलते हैं, फिर वो मच्छरों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी होती हैं। तो वो क्यों होती हैं बरसात के बाद? क्योंकि पानी इकट्ठा हो जाता है ना। सरकार बहुत सारे प्लान ऐसे करती है कि ये पानी इकट्ठा ना हो और डेंगू मलेरिया से बचा जा सके। तो ये क्या है? ये रिस्क फैक्टर या एटियोलॉजिकल फैक्टर है। किसके लिए? मलेरिया के पैरासाइट के लिए, है ना। आगे चलते हैं। थर्ड है टू प्रोवाइड द डाटा एसेंशियल फॉर द प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन। जो आप प्लानिंग कर रहे हो, अब मान लो इस साल तो बीमारी आ गई, लेकिन अगले साल उस बीमारी से बचने के लिए आपको कुछ ना कुछ इम्प्लांट करना पड़ेगा ना, प्लांट को, उस प्लान को उस पर्टिकुलर एरिया में। तो वो उसके लिए डाटा, जो डाटा एसेंशियल है, जो ज़रूरी है, वो कौन देगा? वो यही एपिडेमियोलॉजी देगी, जो आपने पिछले साल इकट्ठा की थी, है ना। और उससे क्या होगा? प्रिवेंशन होगा, कंट्रोल होगा और ट्रीटमेंट होगा डिजीज़ का। दो एम आपको याद रखने हैं, जो अल्टीमेट एम है क्या है? टू एलिमिनेट और रिड्यूस द हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, जो इससे रिलेटेड अलग अलग डिजीज़ हैं। टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द सोसाइटी एज ए होल, पूरी सोसाइटी में एक हेल्थ देना और वेलबींग देना, है ना। अच्छा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक आ गया है यहाँ पे, क्या? डायनेमिक्स ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन। आपका देखेंगे तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, यहाँ पे मैं जितनी भी स्टडी करा रहा हूँ ये आपको सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आउट ऑफ द सिलेबस जा रहा हूँ और तब आपको ये करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब विद इन द सिलेबस ही मिलेंगे आपको, ठीक है। सिलेबस के अंदर से ही है, इसलिए और ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत है भी नहीं। पहले आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। अगर एक्स्ट्रा किसी को ज़्यादा पढ़ाई करनी है तो वो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद करे, क्योंकि वो इतनी मस्ट नहीं है, सिलेबस मस्ट है आपका, है ना। तो देयर आर 3 लिंक्स इन द चेन ऑफ ट्रांसमिशन। किसी भी डिजीज़ के ट्रांसमिशन में 3 चेन होती हैं। कौन कौन सी? रिजर्वायर, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन और ससेप्टिबल होस्ट। सबसे पहले रिजर्वायर, जो कि सोर्स है जहाँ से पैथोजन निकलेगा। देन मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, उसका ट्रांसमिशन होगा कहाँ पे? ससेप्टिबल होस्ट में। यही साइकिल होती है ना। क्या होती है? सबसे पहले कोई एक सोर्स होता है, वहाँ से पैथोजन निकलता है और निकलने के बाद क्या होता है? उसका ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन के बाद वो होस्ट में जाता है और अपनी प्रोजेनी को बढ़ाता है और उसको बीमार करता है ना, जो होस्ट है। सोर्स पे आप क्या देख सकते हैं? सोर्स क्या है? कोई पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, या ऑब्जेक्ट हो सकता है, जहाँ से फ्रॉम विच इन्फेक्शियस एजेंट आर पासिस टू होस्ट, या फिर डिसएमिनेट होते। कहाँ पर? सोर्स से डिसएमिनेट होते कहाँ पर? उसका जो पर्टिकुलर ससेप्टिबल होस्ट है ना, जो उसको अच्छा लगता है। जैसे डेंगू के केस में देखा होगा, है ना, जो उसका पैथोजन होता है वो आपकी आरबीसी पर, लीवर में, वहाँ पर आप अपने आप को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ना, वो आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। उसके बाद में रिजर्वायर, सोर्स के बाद में वो तो हो गया, लेकिन रिजर्वायर, अब सोर्स के बाद में उसको रिजर्व कहाँ करोगे? तो कोई भी पर्सन, एनिमल, आर्थ्रोपोड हो सकता है, प्लांट हो सकता है, या कोई भी सब्सटेंस, याद रखिए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, इन सब पे भी रह सकता है, जिसमें इन्फेक्शन एजेंट रहता है, लिव्स करता है एंड मल्टीप्लाइज, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। ऑन विच इट डिपेंड्स प्राइमरली, उस पर ये प्राइमरली डिपेंड करेगा, किस पर? रिजर्वायर पर। फॉर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए।
अपने आप को रिप्रोड्यूस भी वहीं करेगा, जाहिर सी बात है। पहले किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर अपने यहाँ रहेगा, वहाँ पर अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, अपनी जो प्रोजेनी है उसको इंक्रीज़ करेगा, वहाँ पर डिवीजन करेगा, माइटोटिक मियोटिक डिवीजन करेगा और अपने आप को संख्या में ज़्यादा बढ़ाएगा, है ना। नंबर ऑफ पैथोजन जो है वहाँ पर इंक्रीज़ होंगे इन सच मैनर दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू अ ससेप्टिबल होस्ट, क्योंकि जितने ज़्यादा पैथोजन का नंबर होगा उतने ज़्यादा चांस होंगे उसके ट्रांसमिशन के होस्ट की तरफ, है ना, और होस्ट में वो अपना कब्जा कर सकता है। रिजर्वायर भी अब 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिजर्वायर। सबसे पहले हमने पढ़ा चेन ऑफ ट्रांसमिशन, उसके अंदर 3 कंपोनेंट पढ़े, रिजर्वायर, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन और ससेप्टिबल होस्ट। रिजर्वायर के अंदर ही अभी हम पढ़ रहे हैं कि रिजर्वायर भी 3 टाइप्स के मिलेंगे आपको। पहला ह्यूमन रिजर्वायर, जाहिर सी बात है नाम से पता चल रहा है। सेकंड एनिमल रिजर्वायर और तीसरा रिजर्वायर इन नॉन लिविंग थिंग्स, जो निर्जीव वस्तुएं और उसके अंदर होना, है ना। डेस्क पर, बुक्स पर, फ़ोन पर कभी कभी होता है ना। पहले हम जब कोविड आया था तब ग्लव्स पहनने के लिए बोला जाता है, क्यों? क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग थी वहाँ पर भी जो कोविड-19 का जो वायरस था, जो रेट्रो वायरस था, वो वहाँ पर 8 घंटे तक वो लिविंग स्टेट में रह सकता था। नॉन लिविंग चीज़ों में, लिविंग चीज़ों में तो अपने आप को मल्टीप्लाई भी कर रहा था, है ना। तो ह्यूमन रिजर्वायर देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पर ह्यूमन रिजर्वायर, इसको कंप्लीट करते हैं। बाई फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स और रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन फॉर ह्यूमन इज़ ह्यूमन हिमसेल्फ, यानी कि इंसानों में सबसे ज़्यादा बीमारी फैलने के लिए जो सबसे बड़ा मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो कौन होता है, या फिर रिजर्वायर होता है, वो खुद ह्यूमन ही होता है। जैसे कोविड के केस में था, ही में भी केस और कैरियर, वो केस भी हो सकता है, कैरियर भी हो सकता है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती थी। केस जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, प्राइमरी केस, इंडेक्स केस, सेकेंडरी केस, है ना। कैरियर कई प्रकार के होते हैं ना। तो अब इन पे थोड़ी बात करेंगे, है ना। केस के बारे में हम देखें कितने टाइप्स के केस होते हैं। तो सबसे पहले हम केस पे बात कर लेते हैं, है ना। लिखाना यहाँ पे ही मे बी केस और कैरियर, वो केस भी हो सकता है, कैरियर भी हो सकता है। पहले केस पर बात करेंगे, देन कैरियर पर बात करेंगे। अब केस क्या होता है? ए पर्सन इन पॉपुलेशन और स्टडी ग्रुप आइडेंटिफाई एज हैविंग द पर्टिकुलर डिजीज़। एक पूरी पॉपुलेशन थी, उसके अंदर आपने कोई ऐसा पर्सन ढूंढ लिया जिसके पास वो डिजीज़ थी, या फिर हेल्थ डिसऑर्डर था, या फिर उस कंडीशन में था जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिसको आप खोज रहे थे। ठीक है, मान लो कोविड-19 की बहुत सारा पूरा गांव था, आप गए, आप कोविड थर्मोमीटर से कोविड-19 को चेक कर रहे हो, या फिर उनके सलाइवा से कोविड-19 के वायरस को डिटेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे एक पर्सन मिल गया आपको, तो अब क्या है? वो केस है। मतलब एक पर्सन इन द पॉपुलेशन या फिर स्टडी ग्रुप, जिस पर आप स्टडी कर रहे हो एज वो ग्रुप, हैविंग द पर्टिकुलर डिजीज, मेंटल डिसऑर्डर और कंडीशन अंडर इन्वेस्टिगेशन। द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन इन अ होस्ट में बी क्लिनिकल, सब क्लिनिकल और लेटेंट, ये याद रखना है आपको। ठीक है, जो जो आपने एक बंदा ढूंढा है विद एक पर्टिकुलर डिजीज़ के साथ, वो क्या हो सकता है? क्लिनिकल हो सकता है, सब क्लिनिकल हो सकता है और लेटेंट भी हो सकता है। अब क्लिनिकल, सब क्लिनिकल, लेटेंट का मतलब क्या है? क्लिनिकल केस कौन सा होता है? क्लिनिकल केस वो होता है जिसके पास साइन और सिम्टम्स होते हैं, है ना। एंड मे बी माइल्ड और मॉडरेट, टिपिकल, एटिपिकल, सीवियर और फीटल, कोई भी प्रकार के उसके सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके पास साइन भी हैं, सिम्टम भी हैं उस पर्सन के पास। वो मॉडरेट हो सकते हैं, माइल्ड कम हो सकते हैं, टिपिकल हो सकते हैं, एटिपिकल हो सकते हैं, सीवियर कंडीशन हो सकती है, क्रॉनिक कंडीशन हो सकती है ना, फीटल कंडीशन हो सकती है, जानलेवा हो सकती है, वो अलग की बात है। लेकिन साइन और सिम्टम्स हैं तो वो क्लिनिकल केस है। सेकंड, सब क्लिनिकल, जो डिजीज़ एजेंट है वो मल्टीप्लाई कर रहा है होस्ट में, लेकिन मैनिफेस्ट इटसेल्फ बाय साइन एंड सिम्टम, लेकिन अपने आप को जाहिर नहीं कर रहा साइन और सिम्टम दिखाकर, लेकिन होस्ट के अंदर अभी अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब इनक्यूबेशन पीरियड में है अभी। दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एज क्लिनिकल केस, ये भी क्लिनिकल केस की तरह ही इंपॉर्टेंट हैं। दे कैन बी डिटेक्टेड ओनली बाय लेबोरेटरी टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे साइन और सिम्टम तो है नहीं, साइन और सिम्टम का पता करके तो आप पता ही नहीं कर सकते कि इस पर्टिकुलर बंदे को डिजीज़ है। क्या करेंगे? इसका ब्लड लेके या फिर कोई भी सैंपल लेकर, टिश्यू सैंपल हो गया, कोई भी सैंपल, सलाइवा हो गया, स्पुटम हो गया, लेकर जब आप टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट में जाएंगे तभी पता चलेगा ना। तो सब क्लिनिकल केस हो गया। थर्ड है लेटेंट, जिसमें क्या होता है? डज नॉट हैव शेड द इन्फेक्शियस एजेंट विच लाइज डोरमेंट विद इन द होस्ट विदाउट सिम्टम एंड ऑफन विदाउट डेमोस्ट्रेबल प्रेजेंस इन ब्लड टेस्ट, टिश्यू और बॉडी सिक्रीशन ऑफ द होस्ट। जो होस्ट है वो कभी भी इन्फेक्शियस एजेंट को शेड, गिराएगा नहीं, यानी कि उसको कैरी नहीं करेगा, एक दूसरे से दूसरे में, एक से दूसरे में नहीं फैलाएगा, जो कि उसके अंदर लाई करता है। उसके अंदर साइन और सिम्टम्स भी नहीं होंगे, यहाँ तक कि आप उसको डेमोस्ट्रेट भी नहीं कर सकते
बॉडी से, टिश्यू से या बॉडीली सिक्रीशन से, यानी कि उसमें भी प्रेजेंट नहीं होगा, वो इनएक्टिव स्टेट में पाया जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? जैसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जो इनएक्टिव स्टेट में पाए जाते हैं और एक पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन आने पर अपने आप को एक्टिवेट करते हैं या रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। वो है लेटेंट इन्फेक्शन। लेटेंट इन्फेक्शन मतलब उसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट है लेकिन वो कैरियर की तरह काम नहीं कर रहा, शेड नहीं कर रहा जगह जगह, उसको फैला नहीं रहा, और यहाँ तक कि आप उसको डेमोन्स्ट्रेट भी नहीं कर सकते ब्लड, बॉडी सिक्रेशन या टिश्यू के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में थोड़ी सी डेफिनेशन है। जैसे प्राइमरी केस, प्राइमरी केस क्या होता है? फर्स्ट केस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इंट्रोड्यूस इनटू द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में सबसे पहला ऐसा आदमी जो कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ को लेके आया है। फर्स्ट केस कम्युनिकेबल डिजीज़ का इंट्रोड्यूस्ड इन पॉपुलेशन। कम्युनिकेबल डिजीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉपुलेशन में पहला केस जो उसको लेके आया वो है प्राइमरी केस। सेकंड है इंडेक्स केस। ये दोनों आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे, प्राइमरी और इंडेक्स केस, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना। दूसरा है इंडेक्स केस। फर्स्ट केस टू कम टू द अटेंशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। पहला केस जो इन्वेस्टिगेटर के अटेंशन में आया, जो उसने पाया। इट इज़ नॉट ऑलवेज प्राइमरी केस। ये कभी भी प्राइमरी केस नहीं होता है। हो सकता है आपने उस बंदे को पकड़ा हो जो उसने पहले से एक डिजीज़ ले रखी है, किसी बंदे से उसने डिजीज़ ली है, लेकिन आपने दूसरे बंदे को पकड़ा। जो पहला बंदा है वो अब भी खुला घूम रहा है, वो अब भी इंडिपेंडेंट घूम रहा है, तो वो उसको कहते हैं पेशेंट ज़ीरो। वो अभी भी पॉपुलेशन में है। प्राइमरी केस वो है जो अकेला घूम रहा है, और इंडेक्स केस वो है जिसने आपको पकड़ा है, जिसको आपने पकड़ा है। ठीक है, थर्ड है सेकेंडरी केस, डेवलपिंग फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद प्राइमरी केस। जो प्राइमरी केस से इन्फेक्शन को ले लेता है वो सेकेंडरी केस हो गया। सस्पेक्ट केस है, कोई भी एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है जिसके पास सारे साइन और सिम्टम्स हैं, वो साइन और सिम्टम्स को शो कर रहा है, लेकिन येट हैज़ नॉट बीन डायग्नोस्ड एज हैविंग द डिजीज़। लेकिन डायग्नोस्ड नहीं हो पा रहा है ना, वो अभी घूम रहा है। तो कोई भी एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है जिसके पास साइन और सिम्टम्स है, लेकिन वो अभी भी डायग्नोज नहीं हो पा रहा है ना, वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। सेकंड, हमने देखा पहले हमने केस की तरह देखा है ना, कि जो ह्यूमन है वो केस हो सकते हैं। अब हम कैरियर देखेंगे, है ना, कैरियर। तो एन इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल दैट हार्बर्स अ स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट इन द एब्सेंस ऑफ डिसर्नेबल क्लिनिकल डिजीज़। अभी तक किसी भी एक इंसान को जिसके पास डिजीज़, साइन और सिम्टम्स हैं, इन्फेक्शियस एजेंट भी हैं, उसको क्लिनिकल कंडीशन नहीं मिली है। वो अपने जो इन्फेक्शन है उसको हार्बर कर रहा है, उसको पालन पोषण कर रहा है, मल्टीप्लाई करने दे रहा है। सीवियर पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर अदर्स इज नोन एज कैरियर। कोई भी एक पर्सन जिसके पास जो इन्फेक्शियस एजेंट जो है उसको हार्बर कर रहा है, अपने अंदर विकसित होने दे रहा है, उसको डेवलप कर रहा है, उसका मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, डिवीजन भी हो रहा है, लेकिन वो अभी क्लिनिकल कंडीशन के अंदर नहीं आया है और उसके पास पूरा पोटेंशियल है कि वो अपने डिजीज़ को फैला सकता है, तो वो अब एक कैरियर है। कैरियर आर लेस इन्फेक्शियस देन केसेस। कैरियर जो होते हैं इन्फेक्शन में कम होते हैं केसेस से, क्योंकि साइन और सिम्टम्स एब्सेंट होते हैं। लेकिन एपिडेमियोलॉजिकली, अगर एपिडेमियोलॉजी के व्यू से आप देखोगे तो ये ज़्यादा डेंजरस, खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये पूरी पॉपुलेशन को बीमार कर सकते हैं। ठीक है, कैरियर्स में भी क्लासिफाइड एज बिलो। कैरियर भी आगे फर्दर क्लासिफाइड होते हैं। कैसे? सबसे पहले टाइप ए है, ए टाइप के अनुसार। कैसे? इनक्यूबेटरी, कॉन्वेलेसेंट और हेल्दी। बी ड्यूरेशन के अनुसार, टेम्पोरेरी हो सकते हैं, क्रोनिक हो सकते हैं। थर्ड, पोर्टल ऑफ एग्जिट, यूरिनरी ट्रैक से एग्जिट हो रहा है जो आपका पैथोजन है। इंटेस्टाइनल, यानी कि जो फीकल मैटर है उसके थ्रू एग्जिट हो रहा है, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो आप गैसेस निकाल रहे हो, CO2, उससे आपका वो एग्जिट हो रहा है। तो अगर इनक्यूबेटरी कैरियर की बात करें तो हु शेड द इन्फेक्शियस एजेंट ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इन्फेक्शन से लेकर साइन और सिम्टम्स आने तक के बीच का जो ड्यूरेशन होता है। यानी कि आज आपको इन्फेक्शन हुआ, मान लीजिए साइन और सिम्टम्स आ रहे हैं आपको 6 दिन बाद, तो ये जो 5 दिन का बीच में अंतराल या डिफरेंस हुआ, 1 से 6 दिन के बीच में, ये 5 दिन का जो अंतराल हुआ, ये क्या है? इनक्यूबेशन पीरियड है उस पैथोजन का। तो इनक्यूबेटरी कैरियर्स कौन से होते हैं? वो कैरियर जो कि इनक्यूबेशन पीरियड के दौरान कैरियर की तरह काम करते हैं, लेकिन साइन और सिम्टम्स उन पर 6ठे दिन आते हैं। सेकेंड है कॉन्वेलेसेंट कैरियर्स, जो कंटिन्यू करते हैं शेड द डिजीज एजेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्वेलेसेंस, सच एज टाइफाइड फीवर, डिसेंट्री, कोलेरा, डिप्थीरिया। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कॉन्वेलेसेंट को कैसे समझोगे आप? कोई एक पर्टिकुलर केस हो सकता है जो कि
अंडर क्लिनिकल कंडीशन है, लेकिन तब भी वो आपके जो एजेंट है, इन्फेक्शियस एजेंट है, उसको फैला रहा है दूसरों में, है ना, उसको स्प्रेड कर रहा है, तो वो कॉन्वेलेसेंट कैरियर्स है। थर्ड है हेल्दी कैरियर्स। हेल्थी कैरियर्स, दे आर विक्टिम्स ऑफ सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हु हैव डेवलप्ड कैरियर स्टेट विदाउट सफरिंग फ्रॉम डिजीज़, जो कि डिजीज़ से सफ़र नहीं हुए थे लेकिन तब भी कैरियर की तरह काम कर रहे हैं। इनकी इम्यूनिटी इतने ज़्यादा बूस्ट थी कि ये उस पर्टिकुलर डिजीज़ से अफेक्ट नहीं हुई लेकिन एज ए कैरियर काम करेंगे, बट ऑलवेज शेड द डिजीज़ एजेंट, जैसे पोलीमाइलाइटिस कोलेरा, पोलियोमाइलाइटिस कोलेरा, मेनिंजाइटिस, कोलमोनालिसिस, ये सब है ना, ये सब इसके हेल्दी कैरियर्स के एग्जांपल है। दे आर द विक्टिम्स ऑफ सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हमने कहाँ देखा था, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, जहाँ पर साइन और सिम्टम्स तो नहीं थे लेकिन तब भी ये इनके अंदर जो एजेंट था वो मल्टीप्लाई हो रहा था, है ना, तो ये सब क्लिनिकल थे केसेस, है ना, सब क्लिनिकल केसेस जिनके अंदर साइन और सिम्टम्स लेकिन जब भी मल्टीप्लाई कर रहे थे, और ये विक्टिम्स होते हैं किसके, हेल्दी कैरियर्स के। खुद हेल्दी हैं, साइन और सिम्टम्स तो है नहीं लेकिन तब भी इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कर लेते हैं, उसके बाद में एनिमल रिजर्वर हम कल देखेंगे, ठीक है, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। देन उसके बाद हम देखते हैं टेम्पोरेरी कैरियर्स। बी देखा था ना हमने, बी क्या था, अकॉर्डिंग टू टाइम, ये टेम्पोरेरी कैरियर्स और क्रोनिक कैरियर्स, इसको एक बार देख लेते हैं। टेम्पोरेरी कैरियर्स कौन से, हु शेड द इन्फेक्शियस एजेंट फॉर शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के बहुत छोटे समय के लिए ये इन्फेक्शियस एजेंट को फैलाते हैं या स्प्रेड करते हैं। इन दिस कैटेगरी इनक्यूबेटरी कॉन्वलेसेंट हेल्दी कैरियर्स में भी इंक्लूडेड, कोई भी कैरियर, कोई भी केस हो जो कि बहुत कम टाइम पीरियड के लिए इन्फेक्शियस एजेंट को स्प्रेड कर रहा है, वो क्या है, टेम्पोरेरी कैरियर्स है। सेकंड क्रोनिक कैरियर, जो कि एक्सक्रीट्स द इन्फेक्शियस एजेंट फॉर इनफाइनाइट, इनडेफिनिट या फिर इनफाइनाइट पीरियड्स, बहुत लंबे समय के लिए अगर वो स्प्रेड कर रहे हैं तो क्रोनिक कैरियर, जैसे फीवर, हेपेटाइटिस बी, डिसेंट्री, मलेरिया, गोनोरिया, है ना, टाइफॉइड। हेपेटाइटिस बी आपने देखा होगा, जिसको हो जाता है वो अगर नीडल, इन्फेक्टेड नीडल या फिर कोई भी एक फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड अगर कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो डिजीज़ हो जाती है। थर्ड है टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ कैरियर्स का, पोर्टल ऑफ एग्जिट, यानी कि जो पर्टिकुलर एक आपका पैथोजन है वो एग्जिट कहाँ से ले रहा है, वो निकल कहाँ से रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द पोर्टल ऑफ एग्जिट द इन्फेक्शियस एजेंट मे बी ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज यूरिनरी कैरियर्स, पेशाब के थ्रू, यूरिन के थ्रू आपको बाहर निकलेंगे। इंटेस्टाइनल कैरियर्स, जो आपका फीकल मैटर है, जो फीसेस आप निकाल रहे हो उसके थ्रू बाहर निकलेंगे। रेस्पिरेटरी कैरियर्स, आप जो स्पुटम निकाल रहे हो या फिर जो गैसेस निकाल रहे हो, जो ड्रॉपलेट्स आपके स्पीकिंग के थ्रू निकल जाती हैं, वो रेस्पिरेटरी कैरियर्स में आएंगे। नेज़ल कैरियर्स, म्यूकस वगैरह जो आप बाहर निकालते हैं तो उसके थ्रू स्प्रेड कर जाएंगे, वो सब हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट, बाई पोर्टल ऑफ एग्जिट। इसमें इतना ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। तो आज का लेक्चर हम यहीं रोकेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा थोड़ा देख लेते हैं। जनपदोध्वंस पढ़ा था, उसमें से पहले सबसे पहले हमने जनपदोध्वंस की डेफिनेशन देखी। देन उसके बाद हमने जनपदोध्वंस का कारण देखा, उसका कोज क्या होता है ना, कोज ऑफ जनपदोध्वंस। तो हमने उसमें जल, वायु, काल और देश देखा। उसके बाद में अलग अलग चारों के लक्षण देखे, विकृत देश कब होता है, विकृत काल कब होता है, विकृत जल कब होता है, विकृत वायु कब होती है, ठीक है। सिंपल से दो चार अगर आप नॉर्मल अपना IQ भी लगाएंगे तो वो चीज़ आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। इतना ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस उसमें है नहीं याद करने के लिए। बहुत तेज़ हवा चलती है तो वो विकृत है, जल में अगर टॉक्सिसिटी मछलियाँ मर गई तो जल अच्छा नहीं है, ये सब सबको पता होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा मैनिफेस्टेशन किस वजह से आती है। वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, 7-8-9 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, उसमें एक ही चीज़ लिखी रखी है कि जितनी भी होने वाला जनपदोध्वंस से किसके द्वारा होता है, अधर्म के द्वारा। अब उसमें अपनी कहानी जोड़ते जाइए आप, अधर्म किसकी वजह से, असत कर्मों की वजह से, जिसकी वजह से विरत ऋषि मुनि का अनादर करने लगते हैं। उसके बाद ये सब चीज़ें हमारी जो हैं दैवीय प्रकोप की वजह से आती हैं। उसके बाद हमने देखा इसको आप कंट्रोल मेजर कैसे करोगे, इसको कंट्रोल कैसे करोगे। तो उसमें भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि आप अच्छे कर्म करो, जितने ऋषि मुनि हैं उन सबका आदर करो, उन सबको अच्छी नज़र से देखो, अच्छा नज़रिया, अच्छा व्यवहार करो उनके लिए, वो सब उसका कंट्रोल मेजर हो गया। उसके बाद में हमने एपिडेमियोलॉजी, थोड़ा सा पढ़ने की जो चीज़ आई यहाँ पर वो है एपिडेमियोलॉजी, उसकी डेफिनेशन देखी। उसके बाद में उसको कंपोनेंट्स देखे, है ना, कंपोनेंट्स देखे हमने। कंपोनेंट्स देखने के बाद हमने ट्रांसमिशन देखा
कितने तरीके से ट्रांसमिशन में हमने देखा कि सॉरी रिजर्वायर देखा, रिजर्वायर कितने होते हैं, वहाँ हमने बात आज बंद कर दी। एनिमल रिजर्वायर भी हम स्टार्ट नहीं कर पाए आज, है ना, ह्यूमन रिजर्वायर पे हमने बंद कर दी। तो हमने इतना सब कुछ आज ये पढ़ लिया है, ह्यूमन रिजर्वायर पर हमने रोक दिया आज, ठीक है। एनिमल रिजर्वायर हम कल देखेंगे जी। अच्छा, थोड़ा सा आप यहाँ पे ये देख लीजिएगा, कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, है ना, ये अगर समझ में ना आए तो एक बार आप पूछ लीजिएगा, है ना। इंपॉर्टेंट है, डिजीज ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ और डिटर्मिनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। तो ये आप लोग पूछ लीजिएगा। आज का लेक्चर हम यहीं रोकेंगे।